वेलकम टू जीके क्लासेस। आज है 11 फरवरी 2022 और 11 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि डेली मॉर्निंग में आपको मेरे करंट अफेयर से रिलेटेड सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो माझी वसुंधरा है, इस माझी वसुंधरा का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है मेरी धरती। माझी वसुंधरा का अर्थ है मेरी धरती। तो महाराष्ट्र सरकार और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। कौन सा? माझी वसुंधरा अभियान। तो ये जो समझौता हुआ है ये माझी वसुंधरा अभियान को लेकर हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है किसके साथ? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब आइए हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। तो जो अभी मैंने आपको बताया UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसकी स्थापना हुई 5 जून 1972 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर वो है नैरोबी, केन्या। वहां पे इसका ये हेडक्वार्टर स्थित है। तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5 जून 1972 को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। अब कुछ और भी देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे कि मान लीजिए पूछ दिया जाए, एग्जाम में पूछ सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है, आप सबको पता है, 5 जून को। बट अगर ये पूछे कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है, तो वो 1972 में नहीं, वो 5 जून 1974 को मनाया गया था। और इसको होस्ट करने वाली जो पहली कौन सी कंट्री है? तो वो उसको होस्ट, जो 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसको होस्ट किस कंट्री ने किया था? अमेरिका ने किया। और अभी जो 2021 में इसको किसने होस्ट किया? तो वो किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने इसकी मेजबानी की है। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूछ दे कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो कब हुआ? तो वो हुआ था 1972 में। और स्टॉकहोम सम्मेलन की इसकी राजधानी कौन सी? इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है स्वीडन। ये भी आप याद रखिएगा। और जो ये स्टॉकहोम सम्मेलन है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इसका संबंध है। और इसमें कितने लक्ष्य हैं? इसमें है 17 लक्ष्य हैं, जो कि 2015 से 2030 इसके बीच में इसका टाइम पीरियड है। और ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन मैंने आपको बताया था, इस संबंध के बाद ही भारत में एक कानून भी आता है जो कि है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये कब आता है? तो ये आता है 1972 में। और फिर उसके बाद से आता है प्रोजेक्ट टाइगर। ये एग्जाम में पूछता है प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो ये भी आया था 1973 में। तो इतने पॉइंट्स आप इस क्वेश्चन में जो भी मैंने आपको बताया है वो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अब चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और हाँ, मैं आपको भी कहती हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए कोई भी एक छोटा सा टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिक ही डे बाय डे अच्छी हो जाएगी। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो बायोमास है ये क्या होता है। बायोमास का मतलब होता है जो भी फसल है, फसल के जो अवशिष्ट होते हैं ना, उनको बोलते हैं बायोमास। और इस संयंत्र का क्या मतलब है? इस संयंत्र का मतलब है कि जो बायोमास से जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण, तो इस संयंत्र का मतलब है कि बायोमास से हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो सबसे स्वच्छ ऊर्जा है। अगर मान लीजिए कि 30 टन बायोमास डालेंगे तो उसमें से 1 टन जो है हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। और ये जो हाइड्रोजन है, अभी जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आया, तो मैं आपको बता दे रही हूँ इससे कुछ रिलेटेड। हाइड्रोजन गैस की इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी कैवेंडिश। किसने की थी? कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। और आवर्त सारणी में ये पहले स्थान पर है। इससे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भविष्य की ऊर्जा कहा जाता है। और अभी जो है ये संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है वहां पर हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर ये मध्य प्रदेश आया है, तो हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये पूछे कि अभी एक जियो पार्क भी स्थापित किया गया है, तो पूछे कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा गांव है जहां पर जियो पार्क जो है वो स्थापित किया गया है? तो वो है लम्हेटा गांव जो है वो जबलपुर में स्थित है। यहाँ पर जियो पार्क जो है वो स्थापित किया गया है। और भारत में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जो मैं अभी 2 क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, कि भारत में ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो वो रखा गया है 2047 तक। और एक क्वेश्चन और भी जो भी आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया है कि भारत ने
कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य जो है वो कब तक कर रखा है, तो वो रखा है 2070 तक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और एक पॉइंट और मैं बता रही हूँ कि अभी जो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थापित किया गया है, तो वो कहां पर किया गया है, वो किया गया है लखनऊ में। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थापित किया गया है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड बता रही हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है वो कहां से स्टार्ट किया गया है, तो वो लेह लद्दाख से हाइड्रोजन मोबिलिटी जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है। और ये इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन मोबिलिटी का मतलब है हाइड्रोजन से चलने वाली बस। तो इसका आई होप इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो सुरंग है, ये सुरंग कौन सी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10,000 फीट से अधिक है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 9.02 किलोमीटर है। और इस दर्रे का जो ये दर्रा है उसका पहले नाम क्या था, उसका पहले नाम था रोहतांग सुरंग। और अब इसका नाम क्या हो गया है, तो अब इसका नाम हो गया है अटल सुरंग, अटल टनल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटल सुरंग। तो ये कहां पर स्थापित हुआ है, ये स्थापित हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुआ है। और ये जो अटल टनल है वो कहां पर स्थित है, वो स्थित है लेह मनाली रोड पर स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में ही एक वो लाहौल स्पीति घाटी भी स्थित है यहीं अटल सुरंग के पास। यहां पर क्या स्थित है, लाहौल स्पीति घाटी भी स्थित है। और इसे किसने बनाया, अटल टनल को किसने बनाया है, तो इसे बनाया है BRO, इसका मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये भी याद रखिएगा कि BRO के अध्यक्ष हैं राजीव चौधरी। तो इसके अध्यक्ष कौन है, राजीव चौधरी। और BRO की जो स्थापना है ये कब हुई है, BRO की स्थापना 1960 में। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो ये भी याद रखिएगा, ये आता है रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक इसका तो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, अटल टनल। अब यहाँ पर आया है सेला सुरंग। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ये पॉइंट भी आपको मैं बता रही हूँ, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो सेला सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट और बता रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछे कि सिपकिला दर्रा कहाँ पर सिपकिला दर्रा किस राज्य में है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। और हाँ, इसी दर्रे से एक नदी भारत में प्रवेश करती है, उस नदी का क्या नाम है, सतलुज नदी जो है वो भारत में सिपकिला दर्रा से होकर जो है वो प्रवेश करती है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य, अगर राज्य पूछे तो वो है हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य है। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला जिला पूछे तो वो कौन सा है, वो है किन्नौर, जो कि किस राज्य में है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो राज्य पूछेगा 100% वाला पहला तो वो होगा हिमाचल प्रदेश, और जिला पूछेगा तो वो होगा किन्नौर। ये कहां पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अब आइए हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो भी मैं आपको क्वेश्चन से जो करंट अफेयर्स में जो ऑप्शन आ रहे हैं, अगर उसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में से इंपॉर्टेंट है वो पूछा जा सकता है, तो वो सारे पॉइंट भी मैं आपको बता रही हूँ, तो आप उसे भी ध्यान में रखिए। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में फरवरी 2022 में भारत में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज किस राज्य में की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो व्हाइट चिक्ड मैकॉक है, इसका क्या मतलब है, इसकी विशेषता क्या है। ये बंदर की तरह ही मतलब दिखाई देते हैं। तो इसका जो इनके जो चिक है वो किस कलर के हैं, वो व्हाइट है, उनके जो गाल है वो व्हाइट है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, व्हाइट चिक्ड मैकॉक। और ये सबसे पहले ये 2015 में पहली बार कहां पर देखने को मिला था, चाइना में। और अभी ये भारत में जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में अभी इसकी खोज की गई है। तो ये कहां पर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। तो व्हाइट चिक्ड मैकॉक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके जो चिक हैं, जो इसके गाल है वो व्हाइट है, सो इसका नाम ये रखा गया है। 2015 में सबसे पहली बार ये चाइना में मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कितना है, 17। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है, वो है दिल्ली में है। कितना है, 11,000 से भी अधिक है। अब अरुणाचल प्रदेश में से मैं रिलेटेड कुछ बता रही हूं, जैसे कि अगर ये क्वेश्चन पूछे कि नामदफा हो गया, मोलिंग हो गया, नामदफा मोलिंग नेशनल पार्क कहां पर है, वो है अरुणाचल प्रदेश में है। अगर दो दर्रा भी मैं आपको बता दे रही हूं, जैसे कि मान लीजिए ये बोमडिला दर्रा हो गया, बोमडिला, डीफू
बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका नेशनल पार्क याद रखिएगा, नामदफा मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, ये भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहीं पर व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज की गई है, यहीं पर ये देखने को मिला है। अब चलिए आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फरवरी 2022 में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो अफ्रीकी संघ है, सबसे पहले ये आपको मैं बता रही हूँ, ये जो अफ्रीकी, इसको मैं आपको मैप से समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं मैप बना रही हूँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक, ये अफ्रीका का मैप, इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर एक जो है देश स्थित है, यहाँ पर उसका क्या नाम है, इथोपिया। यहाँ पर एक देश स्थित है, इथोपिया, इथोपिया यहाँ पर स्थित है, और ये थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि अफ्रीका में तो वैसे भी बहुत गर्मी होती है। तो ये इथोपिया जो देश है यहाँ पर स्थित है, थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है, और इसकी जो राजधानी है यहाँ पर, ये जो राजधानी है इसकी वो और ऊंचाई पर स्थित है। इसका यहाँ पे लिख देती हूँ, उसका नाम क्या है, अदीस अबाबा। तो इसमें एक देश स्थित है यहाँ पर, ये अफ्रीका में यहाँ पर एक देश स्थित है इथोपिया, ये थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है, और इसकी जो राजधानी है अदीस अबाबा, ये और ऊंचाई पर स्थित है। तो इसलिए अगर ऊंचाई पर स्थित है तो यहाँ का थोड़ा बहुत जो मौसम है वो सुहाना होगा। सो इसलिए यहाँ इसका जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है अदीस अबाबा में। आपको इतना समझ में आया होगा कि इसलिए इसका शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, अदीस अबाबा में हुआ है, जो कि इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है अदीस, इथोपिया की अदीस अबाबा। अब ये इससे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो अफ्रीकी संघ है, ये अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, वो भी है अदीस अबाबा में है, अदीस अबाबा में बना दिया गया है। और इस अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं, 55 देश हैं। और अफ्रीकी संघ का हेड सचिवालय तो बता ही दिया है, अदीस अबाबा, और अदीस अबाबा इसकी जो है वो इथोपिया की राजधानी है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए 2022 में जो 35वां जो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पर आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अदीस अबाबा, इथोपिया। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम चल, और हाँ, इससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट भी बता रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन पूछे कि अभी जो पहले का बता रही हूँ, जो 2020 का जो शांति का, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, शांति का जो नोबेल अवार्ड है वो किसे दिया गया है, वो दिया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का शांति का नोबेल अवार्ड मिला है। और 2021 का शांति का नोबेल अवार्ड किसे मिला है, दमित्री मुरातेव और मारिया रेशा। ये आप याद रखिएगा, ये 2021 का शांति का नोबेल अवार्ड इनको मिला है। और कुछ और बताना चाहूंगी कि जो अभी G20 2022 की अध्यक्षता जो है वो होगी, वो कौन सा देश करेगा, तो वो करेगा इंडोनेशिया जो है वो G20 2022 की अध्यक्षता करेगा। और जो 2021 में हुई है G20, उसकी अध्यक्षता किसने की है, इटली ने। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत जो है वो G20 की अध्यक्षता जो है वो कब करेगा, तो वो करेगा 2023 में। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सोनू सूद, बी अक्षय कुमार, सी नीरज चोपड़ा एंड डी विराट कोहली। तो उत्तराखंड का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अभी किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया ऑप्शन नंबर बी अक्षय कुमार को। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखते हैं। अगर ये, क्योंकि अभी उत्तराखंड में जो है चुनाव भी होने वाला है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के सीएम जो है, मुख्यमंत्री, वो कौन है, पुष्कर धामी यहाँ उत्तराखंड के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और उत्तराखंड की जो है राजधानी क्या है, उत्तराखंड की एक राजधानी है देहरादून और दूसरी है गिरिसेठ, ये इसकी राजधानी है। और उत्तराखंड में अभी चुनाव होने वाला, तो इसकी विधानसभा की कुल सीट भी याद रखिएगा। उत्तराखंड की विधानसभा की कुल सीट कितनी है, 70, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून है, इससे एक रिपोर्ट आती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिपोर्ट आती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, जो कि अभी जो आई है वो 17वीं आई है, और ये हर 2 वर्ष में एक बार आती है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अब हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड में क्या क्या स्थित है, वो देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, उसका क्या नाम है, उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसका अब जो नाम है वो बदल गया है, नाम चेंज हो गया उसका, अब नाम क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट का नया नाम है। उत्तराखंड में ही स्थित है सुरभि वाटिका, जिसको इंग्लिश में एरोमेटिक गार्डन भी बोलते हैं। और जो उत्तराखंड है वो यूपी से सन 2000 में, यूपी से उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग होकर एक नया राज्य बन गया। उत्तराखंड में ही 4 धाम परियोजना भी है। तो इतनी सारी बातें आप उत्तराखंड से रिलेटेड याद रखिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, हाल ही में 9 फरवरी 2022 को आईपीएल 2022 की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। इससे कुछ पहले हम इसको देखते हैं। देखिए, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022, इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? इसका टाइटल स्पॉन्सर है टाटा। और ये आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण है? 15वां 15।
15वां संस्करण है और इसमें कुल उसमें कितनी टीम खेलने वाली है? इसमें 10 टीम खेलने वाली है और इसमें जो है 2 नई टीम आई हैं। कौन सी 2 नई टीम है? एक तो है अहमदाबाद और दूसरा है लखनऊ। तो अहमदाबाद जो टीम है, अहमदाबाद टीम का क्या नाम है? तो अहमदाबाद टीम का नाम है गुजरात टाइटंस। अहमदाबाद टीम का नाम क्या है? गुजरात टाइटंस। और लखनऊ टीम का क्या नाम है? तो इसका नाम है लखनऊ टाइटंस। तो अहमदाबाद टीम का नाम है गुजरात टाइटंस, अहमदाबाद टीम का नाम है गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ टीम का नाम है लखनऊ टाइटंस। अहमदाबाद, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि अहमदाबाद टीम के जो कप्तान है वो कौन है? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जो है वो अहमदाबाद टीम के कप्तान है और लखनऊ जो टाइटंस जो है, लखनऊ टीम के कप्तान कौन है? वो है KL राहुल। ये जो है वो लखनऊ टीम के कप्तान है, KL राहुल। तो अभी जो इंडियन प्रीमियर लीग जो 2022 हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात टाइटंस। ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात टाइटंस। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा, गुजरात टाइटंस को बनाया गया है। अब चलिए हम इसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। जैसे जो अभी हुआ था IPL 2021 में अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ऑरेंज कप किसने जीता? तो वो जीता है ऋतुराज गायकवाड़। ऑरेंज कप जीता है किसने IPL 2021 का? ऋतुराज गायकवाड़। और अगर IPL 2021 में ये पूछे कि पर्पल कैप किसने जीता है? वो जीता है हर्षद पटेल ने। हर्षद पटेल ने IPL 2021 का पर्पल कप जीता है। और IPL 2021 का ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे महंगा प्लेयर कौन, सबसे महंगा जो प्लेयर है वो कौन है? तो वो है क्रिस मॉरिस। ये नाम आप याद रखिएगा, क्रिस मॉरिस जो है वो IPL 2021 के सबसे महंगे प्लेयर हैं। और हाँ, जो अभी हाल ही में जो T20 जो वर्ल्ड कप है वो किसने जो हुआ था वो किसने जीता है? तो वो जीता ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और उप विजेता कौन रहा है? तो वो रहा है न्यूजीलैंड। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, न्यूजीलैंड उप विजेता रहा है और T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? उसमें विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। और अभी जो एक ट्रॉफी हुई थी, कौन सी, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, विजय हजारे ट्रॉफी। ये क्रिकेट से संबंधित है। तो विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता कौन रहा है? वो रहा है हिमाचल प्रदेश। ये क्रिकेट से संबंधित है। और हाल ही में जो पहली टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी उसका विजेता नहीं, टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई थी उसका उप विजेता वो कौन रहा? तो वो रहा है भारत, इंडिया। उप विजेता भारत और विजेता न्यूजीलैंड जो है विजेता रहा और जो भारत है वो उप विजेता रहा है। इतने सारे पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा। अब चलिए, इसका राइट आंसर तो गुजरात टाइटंस। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 10 फरवरी 2022 को RBI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो दर कितने प्रतिशत रखी गई है? तो सबसे पहले ये जो मौद्रिक नीति ये जारी होता है हर 2 महीने में जारी होता है। मतलब एक साल में कितना? 6 बार। एक साल में 6 बार। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? वो 6 होते हैं। और मौद्रिक नीति, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष जो है वो RBI का गवर्नर जो है इसका अध्यक्ष होता है। और कल मैंने आपको बताया था कि RBI के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास 25वें क्रम के हैं। ये पॉइंट इतना याद रखिएगा। और ये जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कंट्रोल करना। 2 से 6% के बीच में क्या करना? इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना। तो इसमें जो रेपो रेट आई है अभी, तो रेपो रेट जो है वो कितनी है? 4%। रेपो रेट है वो 4% है। और रिवर्स रेपो रेट कितनी है? वो है 3.25%। और बैंक रेट कितनी है? तो बैंक रेट है 4.25%। इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये जो रेपो रेट है इसका क्या मतलब है और ये जो रिवर्स रेपो रेट है इसका क्या मतलब है। मान लीजिए कि जो बैंक है और यहाँ पे RBI, अगर बैंक को पैसा चाहिए तो वो लोन लेगा किससे? RBI से। वो लोन लेगा RBI से। तो मतलब कि जब बैंक RBI से कुछ पैसा उधार लेगा तो उसे बदले में क्या करना पड़ेगा? RBI को जो ब्याज देना पड़ेगा उसी को कहते हैं रेपो रेट। बैंक जब कुछ पैसा उधार लोन लेगा RBI से, तो उस ब्याज की दर को, जो RBI को बैंक देगा, उस ब्याज की दर को कहते हैं रेपो रेट। और जो रिवर्स रेपो रेट है, ये इसका मतलब ये हुआ कि जब बैंक जो है वो RBI के पास कुछ पैसा जमा करता है, तो जो RBI जो है वो बैंक को इंटरेस्ट देगा। तो जो वो इंटरेस्ट देगा, जो उस ब्याज की दर होगी, उसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होगी कि मतलब जब बैंक ब्याज देगा तो उसको बोलेंगे रेपो रेट, और जब RBI ब्याज देगा तो उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। और हाँ, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा कि जो रेपो रेट होगा ना, वो हमेशा जो है वो सबसे अधिक होगी रिवर्स रेपो रेट से। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि रेपो रेट जो है हमेशा अधिक होगी रिवर्स रेपो रेट से। और ये रेपो रेट है, इसी को कहते हैं पॉलिसी रेट। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा जो अभी रेपो रेट है, ऑप्शन नंबर डी, 4%। इतनी प्रतिशत रखी गई है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रति वर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है?
तो जो विश्व दलहन दिवस है वो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, 10 फरवरी को हम मनाते हैं। और ये जो विश्व दलहन दिवस है ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 2019 में, 2019 में शुरू हुआ है। और अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि जो दलहन वर्ष है वो 2016 को घोषित किया गया है, 2016 को दलहन वर्ष घोषित किया गया है। और जो बाजरा है, जो मिलेट्स है, बाजरा या मिलेट्स, बाजरा का या मिलेट्स का कब घोषित किया गया है, किस वर्ष को? वो 2023 को। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा कि बाजरा जो है उसका वर्ष 2023 और दलहन वर्ष का 2016। अब यहाँ पे ये जो दाल का मैंने आपको बताया है, तो दाल जो है वो प्रोटीन के महत्वपूर्ण सोर्स हैं। और इससे रिलेटेड एक साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस से रिलेटेड है, ये आपको बता दे रही हूँ, आप याद रखिएगा कि जो दाल की जो गांठ है, जो दाल की जड़ों में जो गांठ है, उसमें एक जीवाणु मिलता है, उसमें जो है एक जीवाणु मिलता है जो इसके साथ सहजीवन में रहता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। उस जीवाणु का क्या नाम है? तो उस जीवाणु को कहते हैं राइजोबियम, उसको कहते हैं राइजोबियम जीवाणु, उसका नाम है। इसका काम क्या है? इसका काम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। तो ये साइंस से रिलेटेड था, तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये सारा समझ में आएगा। हाल ही में फरवरी 2022 में किसे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो सबसे पहले ये जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये जो एसएससी है वो कौन सा एग्जाम कराती है? तो ये ग्रुप बी और ग्रुप सी का एग्जाम कराती है। और ग्रुप ए का तो आप लोगों को पता है कि ग्रुप ए का एग्जाम जो है वो यूपीएससी कराती है। और ये जो एसएससी है ये किस मंत्रालय के अंदर आती है? एसएससी जो है वो कार्मिक मंत्रालय के अंदर आती है। और अभी जो है इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? वो ऑप्शन नंबर बी, एस किशोर। तो इसका राइट आंसर होगा एस किशोर। और इससे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दे रही हूं कि अगर ये पूछे कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं, तो वो है अनंत नागेश्वरन। ये नाम याद रखिएगा, अनंत नागेश्वरन, ये नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। और एक दूसरा पॉइंट कि ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख कौन बनाई गई है? तो वो अलका मित्तल। ये नाम भी आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, अलका मित्तल। तो ये इतनी सारी बातें मैंने आपको इसमें बता दी। और इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एस किशोर, ये इसका राइट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को जो मैंने इस क्वेश्चंस में से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताई हैं वो भी आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप उसे इसमें जरूर शेयर किया करो, क्योंकि इससे जो है दूसरे को जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी इससे जरूर हेल्प मिलेगी, जिससे कि उनको एग्जाम को क्लियर करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन भी बनकर आएगा, उस बेल आइकन पर भी आप जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर की हमारी वीडियो मिलती रहे। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।